हेलो दोस्तों। तो आज हम दोस्तों फिर राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जो भारत में घटना घटित हुई उनमें प्रमुख योगदान किनका, व किस किस आंदोलन में किस किस व्यक्तियों का प्रमुख योगदान रहा, तो उसके बारे में जो पिछली परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, व चैनल को सब्सक्राइब करना, व वीडियो को लाइक करना। तो सबसे पहले हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जो कल की सीरीज में हम उस क्वेश्चन के बारे में व्याख्या नहीं कर पाए थे, तो उन क्वेश्चन को मैं आज एक क्वेश्चन को फिर दोबारा इस सीरीज में ऐड कर दिया। तो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक 11 सूत्री मांग पत्र भेजा। निम्नलिखित में से कौन सी मांग या मांगे इसमें तो दोस्तों पहला ऑप्शन है भू राजस्व में 50% की कमी और नमक कर की समाप्ति। दूसरा है रुपया स्टर्लिंग की विनिमय दर कम करना। सी है सैन्य और नागरिक प्रशासन के खर्च में 50% की कमी। और चौथा है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को माफ़ी। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, डी, यानी कि भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को माफ़ी। इसकी मांग उसमें नहीं थी, इसलिए गांधी जी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बारे में विरोधी बताया जाता है। यानी कि अगर गांधी जी इनकी मांग को भी उस 11 सूत्री मांग के अंदर ऐड कर देते तो शायद भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को फांसी ना लगती। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि दोस्तों जब गांधी जी ने इरविन, उस समय लॉर्ड इरविन वायसराय था, और रेबजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1931 को 11 सूत्री मांग रखी। और इस मांग में 11 कुल विषय थे। उनसे पहला है रुपये का पुनर्मूल्यांकन, विनिमय दर में कमी, 1 शिलिंग 4 पेंस का होता था। दूसरा है भू राजस्व में 50% की कमी, यानी हाफ, यानी कि 1/2% की कमी किए जाए। तीसरा है मद निषेध लागू किया जाए। और चौथा है नमक कर समाप्त कर दिया जाए। इसलिए गांधी जी ने नमक कर और ये मांगे नहीं मानने के बाद में ही गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू की 12 मार्च 1930 को। और सैन्य व्यय में 50% की कमी और अधिक वेतन पाने वाले सरकारी पदाधिकारियों की संख्या कम की जाए। विदेशी कपड़े पर विशेष आयात कर लगाया जाए। और तट कर, जो कि तट पर जो विदेशी जहाज आते थे उस विधेयक लाया जाए। और सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दी जाए। तो दोस्तों ये भी मांग की थी कि सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दी जाए। भारतीय को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार प्रदान किया जाए। तो दोस्तों इसमें सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाए, ये तो मांग की थी, लेकिन भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को माफ़ी ये मांग नहीं की थी। तो इसलिए गांधी जी को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त का विरोधी माना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा दोस्तों, डी। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप पढ़ते हैं इस बुक के बारे में तो आपको ये पता चल जाएगा, ऑथेंटिक तथ्य के बारे में मालूम चल जाएगा कि गांधी जी आखिर में क्या सही थे या गलत थे। तो ये गांधी जी ने जो मांग रखी थी 11 सूत्री लॉर्ड इरविन के सामने, इनमें आप पढ़ लीजिए और किस प्रकार से कूट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आप सही से उत्तर दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजा था? तो अभी हमने वे मांगे पढ़ ली थी कि किस किस बारे में गवर्नर जनरल के पास भेजा, प्रस्ताव में कौन कौन सी मांगे थी। तो आप बताइए, क्या संपूर्ण मद निषेध था, भूमि कर में 50% की कमी,
नमक कर का उन्मूलन और भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, यानी इसके बारे में गांधी जी ने नहीं लिखा था, जबकि पूर्ण मद्य निषेध के बारे में लिखा था और नमक कर समाप्त करने के बारे में लिखा था और भूमि कर में 50% की कमी के बारे में लिखा था। ऑप्शन नंबर चौथा सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उनमें से पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 को, दूसरा 31 को और तीसरा 32 को, यानी एक साल कम कर दीजिए याद करने की, ये आपको बेस्ट ट्रिक है। तो यानी पहला गोलमेज सम्मेलन आप ऐसे सोचे कि 1931 में नहीं, 1930 में और दूसरा 31 में और तीसरा 1932 में शुरू हुआ था। तो क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन और ये गोलमेज सम्मेलन एक राउंड टेबल यानी गोल मेज होती है, उस पर इनकी बैठते हैं, उस प्रकार से आयोजित की जाती है। तो क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन या चौथा गोलमेज सम्मेलन? तो दोस्तों आपको ये तो मालूम होगा कि गोलमेज सम्मेलन सिर्फ 3 हुए थे, तो चौथा तो गलत हो जाएगा। तो इसमें गांधी जी ने सर्वप्रथम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और ऐसा कौन है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है दोस्तों, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधित्व किया था। और इसके अलावा महात्मा गांधी के साथ में सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था, लेकिन महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, महात्मा गांधी ने? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी? यानी दोनों के बीच में गांधी जी और इरविन के मध्य कौन उनके मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट, चिंतामणि? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें दिया रखा है व्याख्या कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से, यानी कि जो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में जो आग भड़की थी उसे बुझाने के लिए 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तेज बहादुर सप्रू तथा एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता का आरंभ हुआ और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी, यानी द 2 महात्मा। ये संज्ञा किसने दी? सरोजिनी नायडू ने। कब गठित हुआ गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 को। और मध्यस्थता किसने की? तेज बहादुर सप्रू को। यह आप जरूर याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो असहयोग आंदोलन के समय, तो असहयोग आंदोलन 1920 में चला, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में चला, जबकि गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1920, यानी चंपारण सत्याग्रह 1917।
तो कौन सा नज़दीक में दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन यही है दोस्तों, इसके ऑप्शन ऊपर की तरफ है। तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद में ऑप्शन बताऊँगा दोस्तों। तो इसमें है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन, यानी वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी और इरविन के मध्य समझौते का अनुमोदन किया गया था या किया था? तो दोस्तों मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें पहला है लाहौर अधिवेशन, दूसरा है कलकत्ता अधिवेशन, तीसरा है त्रिपुरा अधिवेशन और चौथा है कराची अधिवेशन। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा कराची अधिवेशन। अब दोस्तों आप ये याद करेंगे कराची अधिवेशन वर्तमान में किस देश में है? कराचीस्तान। और यह कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता हुई। किसने अध्यक्षता की? सरदार वल्लभ भाई ने। 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया था। तो किसने किया था पूर्ण स्वराज की मांग? किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले। तो ये कब हुआ? 29 मार्च 1931 को। कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। यानी कि इसको समझौते को पहली बार अनुमोदित किया गया कराची अधिवेशन में, जबकि ये समझौता पहले ही हो चुका था 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी से हुए पूना समझौता जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है पर निम्न में से कितने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों पहला है BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, MN रॉय, वल्लभ भाई पटेल और अब्दुल क्यूम खान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे पूछा गया कि गांधी जी से हुए पूना समझौते पैक्ट में निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन नंबर पहला होगा दोस्तों भीमराव अम्बेडकर। यानी गांधी जी व भीमराव अम्बेडकर के मध्य में पूना समझौता हुआ था। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था। और इसके लिए भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई। दूसरे केंद्रीय विधान मंडलों में 18% दलित सीटें वर्ग के लिए आरक्षित की गई। तो विधान मंडलों में 148 सीटें व केंद्रीय विधान मंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। किसमें? पूना पैक्ट में, जो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना दोस्तों। अगर बेहतर साबित है आपके लिए तो पढ़ते रहना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको इस वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि दोस्तों मैं पिछले आए हुए क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में जो आपको यो नहीं कि पढ़ने के बाद में क्या पता आ भी सकता है या नहीं दोस्तों ज़रूर आएगा। इस बार नहीं तो दूसरी बार, लेकिन ज़रूर इनके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और आपको भी अगर आपको अच्छी तैयारी के बारे में पता है और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन तो आपको 100% लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऑथेंटिक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा भीमराव अम्बेडकर पूना पैक्ट, जो गांधी जी व भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2006 और 7 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट निम्न में से किनके मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी एवं जिन्ना के, महात्मा गांधी एवं लॉर्ड इरविन के, महात्मा गांधी एवं मुस्लिम लीग के, महात्मा गांधी एवं डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता जिसे पूना पैक्ट कहते हैं महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। जबकि एक दूसरा और समझौता है जो गांधी जी और इरविन के मध्य हुआ था, तो उसे कहते हैं हम गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ? 5 मार्च 1931 को।
तो ये दोनों आप जरूर याद रखें दोस्तों, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान था, यानी क्या प्रावधान था इस पूना समझौते के मध्य? तो भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ज़रूर बताओ आप। तो दोस्तों डोमिनियन के बारे में भी ये मांग नहीं थी, ये थी दोस्तों हरिजनों के लिए आरक्षण सहित, यानी एक तो आरक्षण था और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का था, यानी सभी के साथ में निर्वाचन हो। पृथक निर्वाचनों की मांग तो मुस्लिमों ने की थी दोस्तों 1919 में, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की अलग से चर्चा हुई थी। लेकिन इसमें गांधी जी भीमराव अंबेडकर के मध्य हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों ये आप सभी को मालूम होगा, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर वल्लभ भाई पटेल ने या श्री राजगोपालाचारी ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, क्योंकि जब चंपारण आंदोलन में गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे और वह उस आंदोलन में सफल हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। ये पहले 1942 में राष्ट्रपिता के बारे में जो माइक पर बोले थे उस समय, यानी महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। किस पर? आज़ाद हिंद रेडियो पर 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था आज़ाद हिंद रेडियो पर। और क्या कहा था? राष्ट्रपिता, 6 जुलाई 1944 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में एक प्रयास था? 1939 में, 1940 में, 1942 में, 1944 में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों, 1942 में। यानी क्रिप्स मिशन कब भारत लौटा था? 1942 में, और ये सरकार द्वारा पूर्ण भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए था। इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इस प्रकार कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन कितने सदस्य या कितने मेंबर थे? तो दोस्तों ये एक सदस्य ही आयोग था और इसकी सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने की थी, और ये 1942 को दिल्ली पहुंचकर विभिन्न नेताओं से संपर्क के पश्चात 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और अब इन क्रिप्स मिशन के बारे में व्याख्या पढ़ेंगे। 1942 ईस्वी में जापानी फौजों के रंगून यानी म्यांमार पर कब्जा कर लेने से, जब 1942 में जापानी फौज म्यांमार यानी रंगून पर कब्जा करने से भारत के सीमांतों पर सीधा खतरा पैदा हो गया, क्योंकि दोस्तों भारत के 4 जिले जो कि म्यांमार की सीमा से छूते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, पहले नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, तो ये सीधा संपर्क हो गया और इससे भारत को खतरा पैदा हो गया। अब ब्रिटेन ने युद्ध में भारत का सक्रिय सहयोग पाने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्यीय स्टैनफोर्ड क्रिप्स को घोषणा के एक मसौदे के साथ भारत भेजा। 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचकर विभिन्न नेताओं से संपर्क के पश्चात 30 मार्च 1942 को अपनी योजना स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने प्रस्तुत की। अगस्त प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स मिशन लाया गया,
जो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1 अगस्त 1940 को तो लाया गया। इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार मिला था, यानी कि भारत राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकता है, वह उसमें अधिकार था। अगला, इस प्रकार क्रिप्स की योजना को निम्नलिखितों की अगस्ता प्रस्ताव से अधिक प्रगतिशील कहा। गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक, पोस्ट डेटेड चेक था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने जिसका बैंक नष्ट होने वाला था वाक्य जोड़ दिए। तो इसके बारे में किसने क्या कहा? तो गांधी जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है जिसकी तारीख निकल चुकी है, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जिसका बैंक नष्ट होने वाला था उसका चेक है। ये वाक्य जोड़ दिए। तो ये था दोस्तों क्रिप्स मिशन के बारे में जो गांधी जी ने 1942 में जिसने अंग्रेजों ने भारत में भेजा था, एक सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 में आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों ये एक सदस्य ही आयोग था, इसमें एक ही सदस्य या एक अध्यक्ष मान ले, तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा दोस्तों। उसका नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर 2। अगला वही क्वेश्चन दोबारा घूम फिर कर जिसके बारे में हम कहने थे कि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता। पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक से किससे उल्लेखित किया गया है, यानी किसके बारे में कहा गया है? तो दोस्तों इसमें आपको मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। पहला है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव को, या फिर क्रिप्स प्रस्ताव को, या फिर कैबिनेट मिशन द्वारा दिए गए प्रस्ताव को, या फिर साइमन आयोग की रिपोर्ट को। तो दोस्तों इसमें अगस्त प्रस्ताव 1940 को हुआ था, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को, कैबिनेट मिशन 1946 को, और साइमन आयोग की रिपोर्ट को 1927 को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक कहा है। इसमें एक सदस्य था, जबकि कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर और एक सदस्य था दोस्तों। दोस्तों 3 सदस्य था, इसमें एक था, और साइमन आयोग की रिपोर्ट 1927 को आई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? यानी वंदे मातरम जो लोकप्रिय गीत बना वह किस आंदोलन यानी किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय बना? तो क्या खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ था, या भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, या असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, या फिर स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ था? तो दोस्तों वंदे मातरम लोकप्रिय गीत स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, इसमें भारतीयों का लोकप्रिय गीत बना। और ये कब हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिसे विभाजन दिन भी कहा था, और ये पूरे बंगाल में शोक के दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन पूरे बंगाल में चूल्हा नहीं जला। यानी जिस वक्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक शोक का दिन कहा जाता है, उसी प्रकार से 16 अक्टूबर 1905 का दिन शोक का दिन के रूप में बंगाल में मनाया जाता है। लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी। जनता ने जुलूस निकाला, वो सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया, और फिर सड़कों पर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ये राष्ट्रगान के रचयिता है। माखनलाल चतुर्वेदी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि वंदे मातरम के रचयिता है। अगला क्वेश्चन,
बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 में शुरू हुआ और कब रद्द कर दिया गया? 1906 में, 1909 में, 1911 में, 1913 में। तो ऑप्शन नंबर 3 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। दिसंबर 1911 ईस्वी में जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। तो दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया व उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। यानी कि अब उड़ीसा व बिहार अलग हो गया। तो दोस्तों आज की सीरीज में हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन इन्हीं के। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों। ओके।